जी बच्चे, तो अब हमारे साइंस के क्वेश्चंस की शुरुआत होगी है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करिएगा। हमारे साइंस के क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट और बिल्कुल छाट के क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं साइंस के क्वेश्चंस। और सभी बच्चों से गुजारिश यही है कि अब साइंस के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं हमारे, तो जो बच्चे हमें देख रहे हैं और जो बच्चे हमारी रिकॉर्डिंग देखेंगे, तो बच्चों से यही गुजारिश है कि क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा। और उसके साथ में अगर आप सब लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से जाइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आप लोगों तक हमारी क्लासेस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और हमारा चैनल और भी ज़्यादा ग्रो हो सके। हमारा चैनल पे जी बच्चे जो वीडियोस होती है वो और दूसरे बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके, ठीक है। सो बस यही है कि जितना ज़्यादा आप सब लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमारे 6000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, अब धीरे धीरे करके और ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हमारा चैनल और भी ज़्यादा ग्रो होता जाएगा, ठीक है। सो बस यही है कि आप लोगों से गुजारिश है कि आपकी हेल्प चाहिए। जी बच्चे, अस्तपना में हुआ था, हिसार की जी बच्चे, तो 1354 AD, तो वो मुझे वो नंबर तो एग्जैक्टली याद नहीं है, बट हिसार की जो स्थापना की है और हिसार के आसपास के जो जैसे फिरोज़ाबाद भी शायद उन्होंने बनाया है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो कि हिसार जो बनाया गया है वो फिरोज़ शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और बात की जाए हमारे साउंड, अब आता है क्वेश्चन साइंस का। तो पहला क्वेश्चन है साइंस का, साउंड लाउडर देन हाउ मैनी डेसिबल इज़ पेनफुल, यानी कि कितने डेसिबल से अधिक तेज ध्वनि कष्टदायक होती है। 90, 130, 180 या फिर 100, कितने डेसिबल से ज़्यादा जो आवाज़ होती है वो कष्टदायी होती है। जी बच्चे, जी बच्चे जल्दी से बताइए कि कितने डेसिबल से ज़्यादा जो साउंड होती है वो कष्टदायी होती है। तो वैसे तो अगर आप देखेंगे तो प्रॉपरली होता है 140 अगर डेसिबल से ज़्यादा अगर साउंड चली जाए तो वो कष्टदायी होती है, लेकिन 140 के जो करीब है वो 130 है, तो 130 मान सकते हैं कि 130 के अगर ऊपर चला जाए जो साउंड है वो क्या होती है, कष्टदायी होती है, ठीक है, वो कान को तकलीफ पहुँचाती है। अगले क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया। जी, जड़त्व का माप क्या है, किसको बोलेंगे जड़त्व का माप। जी बच्चे, बल, घनत्व, मास यानी कि द्रव्यमान या फिर लक्स। जी बच्चे, किसको बोलेंगे कि हम किसका मीज़र ऑफ, जी बच्चे डेसिबल, ठीक है, सॉरी जड़त्व का क्या है माप किसे कहा जाएगा। जी बच्चे, तो इनर्शिया पहले होता क्या है, इनर्शिया होती है एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जी बच्चे, तो इनर्शिया क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, किसकी प्रॉपर्टी होती है, एक ऑब्जेक्ट की, शरीर की, कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो जी बच्चे मोशन में है यानी कि गति के अंदर है तो गति में ही रहेगा, जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी बल ना आ जाए, ठीक है, बाहरी बल ना आ जाए। और बल क्या कहते हैं, बल यानी कि फोर्स, फोर्स होता है मास गुना एक्सेलरेशन, ठीक है, मास गुना एक्सेलरेशन बल होता है। और बल का जी बच्चे इकाई क्या होती है, न्यूटन इकाई होती है, बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन इकाई होती है, ठीक है। उसके अलावा जड़त्व का माप क्या होता है, जड़त्व के माप को बोला जाता है द्रव्यमान, यानी कि उस शरीर का जो द्रव्यमान होएगा, जो भार होएगा, वही कहला जाएगा क्या, इनर्शिया, ठीक है, क्योंकि इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करती है, मास के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है मास डिवाइड बाय में वॉल्यूम, ठीक है, मास डिवाइड बाय में वॉल्यूम, यानी कि एक शरीर का मास द्रव्यमान कितना होता है, डिवाइड बाय में आयतन, ठीक है। जी बच्चे, द्रव्यमान डिवाइड बाय में आयतन। जी वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द कलर ऑफ ए स्टार इज ए इंडिकेटर ऑफ, तारे का रंग इसका संकेत है, किसका संकेत है। जी बच्चे, साइज का संकेत है, टेम्परेचर का, तापमान का संकेत है, या फिर वेट का, या इनमें से कोई नहीं। और तारे से रिलेटेड आपसे एक और क्वेश्चन आता है
कि तारा जो टिमटिमाता है, ट्विंकलिंग, ठीक है, ट्विंकलिंग, ट्विंकलिंग किसके कारण होती है? तारा जो टिमटिमाता है, हमें दिखता है कि तारा एक बार चसबुच चबजुच जो करता है वो किसके कारण करता है? तारे की टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो तारे का टिमटिमाना जो होता है वो रिफ्रैक्शन के कारण होता है, ठीक है। किसके कारण होता है? रिफ्रैक्शन के कारण, क्योंकि तारे की जो लाइट आती है, ठीक है, तारे की मान लो लाइट ऐसे आ रही है, तो हमारे वायुमंडल के अंदर क्या होती है? अलग अलग लेयर्स होती है ना। कुछ लेयर्स होती है जो बहुत हैवी होती है, कुछ होती है डेंस कम होती है। सो इन लेयर से ऐसे ऐसे हो के जब हमारे तक लाइट आती है तो हमें तारा कहाँ पे दिखता है? ऐसे यहाँ पे दिखता है। तो जिसके कारण तारा जो है अपनी हमारे वायुमंडल के अंदर, क्योंकि डेंसिटी चेंज होती रहती है, तो जिसके कारण जो तारे की जो इमेज है वो इधर उधर थोड़ी सी चेंज होती रहती है, जिसके कारण हमें तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। और तारे का जो कलर है वो क्या दर्शाता है? तारे का तापमान दर्शाता है कि कितना तारे का क्या है? तापमान है, क्योंकि ज़्यादा तापमान होएगा वो ज़्यादा चमकेगा, ठीक है जी बच्चे। टेम्परेचर, टेम्परेचर, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड ऑन विच स्केल? ध्वनि की तीव्रता किस पैमाने पे नापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता, और तीव्रता को मापने का हमारे पास, ध्वनि की तीव्रता हम कैसे नाप सकते हैं? सबसे पहले ध्वनि की तीव्रता हम नापते हैं ध्वनि के एम्पलीट्यूड से, ठीक है, एम्पलीट्यूड। तो जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होएगा उतना ही क्या होएगी? ध्वनि की तीव्रता यानी कि लाउडनेस होएगी। यानी कि किसी भी चीज़ को हम सुनने की शक्ति क्या होती है? उसकी लाउडनेस बताती है। और जो साउंड की है लाउडनेस हम कैसे नापते हैं? वोल्ट से, हर्ट्ज से, डेसिबल से, या फिर मेगा से? जी बच्चे, जी ध्वनि की तीव्रता हम कैसे नापते हैं? ध्वनि की तीव्रता नापते हैं डेसिबल से, जो कि बच्चे नॉर्मल जो डेसिबल होती है वो होती है 80 डेसिबल, ठीक है, 80। और बाकी अगर मैक्सिमम कितने, मतलब 140 के ऊपर चला जाए वो क्या हो जाता है? हमारे लिए नुकसानदायक होता है, ठीक है। और 80 डेसिबल से वो हमें ज़्यादा सुनाई नहीं देता। उसके अलावा हर्ट्ज से हम क्या नाप सकते हैं? हर्ट्ज होती है बच्चे, क्या नाप सकते हैं? पिच, ठीक है। यानी कि हमें अगर ध्वनि की हर्ट्ज क्या होती है? जी बच्चे, हर्ट्ज बताती है, फ्रीक्वेंसी बताती है। यानी कि फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या है? आयतन की, ठीक है, सॉरी आवर्ती की, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की इकाई है हर्ट्ज है, और जो कि हर्ट्ज से हम क्या पता कर सकते हैं? यानी कि फ्रीक्वेंसी से क्या पता कर सकते हैं? पिच, यानी कि आवाज़ के अंदर कितना तीखापन है, ठीक है। और वोल्ट किसकी है? वोल्ट है बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई क्या है? जी बच्चे, वोल्ट है। जी बच्चे, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कौन सा उपकरण है? फोटोसेल है, गतिज ऊर्जा है, तरंग लेंथ है, या फिर तरंग लंबाई है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। एक ऐसा उपकरण जो कि लाइट एनर्जी, जो प्रकाश एनर्जी है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। कौन सा उपकरण? जी जरूर बच्चे, संजू रावत, डेफिनेटली आपका हर एक एग्ज़ाम निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा। कुलदीप रावत नमस्ते, और संजू रावत आपको भी नमस्कार है। जी बच्चे, और डेफिनेटली मैं तो दुआ करती हूँ यहाँ पे जो जो बच्चे हमारे यहाँ पे आते हैं उन सब का ना केवल ये आर्मी जीडी बल्कि सारे एग्ज़ाम निकले। यार मैं तो क्यों ही चाहूँगी कि भी कोई एग्ज़ाम छूट जाए, है ना, सारे एग्ज़ाम निकलने चाहिए। तो वो क्या होता है बच्चे, जी बच्चे, क्या होता है? फोटो सेल, या फिर इसे सोलर सेल कहते हैं, ठीक है, सोलर सेल। और बच्चे एक होता है माइक्रोफोन होता है, ठीक है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है? जी बच्चे, जो आवाज़ होती है, ठीक है, साउंड एनर्जी है, ठीक है, ध्वनि ऊर्जा, साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी को किस में बदलेगा? विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में। तो विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? माइक्रोफोन करता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। मैंने फोर्स का फॉर्मूला पहले भी करवाया था, तो आप लोगों को बताना है कि बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच में क्या एक रिलेशन बैठता है। ए एम एफ या फिर यानी कि एक्सेलरेशन इंटू इजिकल टू मास इंटू में फोर्स, या फिर मास इजिकल टू एक्सेलरेशन इंटू फोर्स, या फिर मास इंटू एक्सेलरेशन इजिकल टू 1/f, या फिर फोर्स इंटू इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या फॉर्मूला बनेगा जी बच्चे? वेरी गुड। चलो वेरी गुड। तो जल्दी से बताइए कि एक फोर्स का रिलेशन क्या बनता है। तो फोर्स का रिलेशन बनता है F इजिकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि एक बल क्या होएगा, वो द्रव्यमान साथ में गुना त्वरण के गुना होएगा। तो सही आंसर क्या है, फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। डी इज इक्वल टू राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, एसिड प्रेजेंट इन आंट स्ट्रिंग, यानी कि चींटी के डंक में मौजूद अम्ल कौन सा होता है। सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर फॉर्मिक एसिड, या फिर टार्ट्रिक एसिड। जी कौन सा जी बच्चे हमें एसिड मिलेगा, किसमें, चींटी के काटने पे हमें कौन सा एसिड मिलेगा जी बच्चे? चींटी के काटने पे हमें कौन सा एसिड मिलेगा? तो चींटी के काटने पे हमें मिलता है मिथनोइक या फॉर्मिक एसिड, दोनों को सेम ही नाम है, मिथनोइक या फिर फॉर्मिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड कब मिलता है? टार्ट्रिक एसिड मिलता है इमली से। ठीक है, इमली में होता है टार्ट्रिक एसिड, और सिट्रिक एसिड मिलता है आंवले में। ठीक है, आंवला में मिलता है सिट्रिक एसिड, और ऑक्सैलिक एसिड मिलता है किसमें? टमाटर में। ठीक है, टमाटर, तो टमाटर में मिलता है ऑक्सैलिक एसिड, और लैक्टिक एसिड पता ही आपको दूध की चीज़ों के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स आर फिल्ड विद, विद्युत प्रकाश बल्ब भरे होते हैं, किससे भरे होते हैं? आर्गन से, एयर से, नाइट्रोजन से, या फिर ऑक्सीजन से। आर्गन, वायु, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स किससे भरे होते हैं, जल्दी से बताइए जी? फॉर्मिक और जी निवास, फॉर्मिक और जो होता है मिथनोइक एसिड सेम ही होता है। ठीक है, सेम ही कहा जाता है। और सभी बच्चों से गुजारिश है कि जो बच्चे हमें पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और उसके साथ में सभी बच्चों यार क्लास को ज़रूर लाइक कर दो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे लाइव देखते हैं बट लाइक बहुत कम करते हैं, सो प्लीज़ बच्चों से गुजारिश है कि क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया जाए, और उसके साथ में जितना हो सके अपनी हमारी जो वीडियोज़ होती है उसको शेयर भी कर दिया करो। ठीक है जी बच्चे? जी ऑर्गन जी ऑर्गन नहीं है, वो आर्गन है। ठीक है, आर्गन है। विद्युत प्रकाश जो होता है वो जो बच्चे लाइट बल्ब्स होते हैं, बल्ब के अंदर होता है, आर्गन होता है। बाकी दूसरे भी चीज़ें होती है जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब भी गैसेस होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है आर्गन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ वाटर डैश ऑन फ्रीजिंग, यानी कि पानी का मात्रक डैश ठंडा पर, यानी कि क्या हो जाता है, पानी का मात्रक जो बेसिकली ठंडे होने पर फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उस मोमेंट पर पानी का जो मात्रक है वो कैसा हो जाएगा? बराबर रहेगा, बढ़ेगा, डिक्रीज होएगा, या फिर बच्चे घटेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होएगा जी बच्चे? जी वेरी गुड। तो सही क्या होएगा? पानी का मात्रा क्या होएगा? बढ़ेगा, क्योंकि जैसे ही देखो अपने पानी का किससे रिलेशन है, ये घनत्व से रिलेशन है। ठीक है, घनत्व से कैसे रिलेशन है? देखो अपना जो 4 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है, उस समय जो घनत्व होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, मैक्सिमम होता है। अगर 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ले लो या कम ले लो, जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गई, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो गया? घनत्व क्या हो गया?
कम हो गया, घनत्व कम होने के कारण, ठीक है, घनत्व कम होने के कारण क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है यानी कि आयतन क्या होता है वो बढ़ जाता है। सो बेसिकली जो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट पे जब वो पानी फ्रीज हो जाता है, जम जाता है, तो जमने के कारण उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एंजाइम्स आर बेसिकली, एंजाइम मूलतः होते हैं, क्या होते हैं वैसे तो, फैट होते हैं, विटामिन होते हैं, प्रोटीन होते हैं या कार्बोहाइड्रेट होते हैं। एंजाइम होते क्या हैं जी? प्रेम प्रकाश, वेरी गुड। डिक्रीज नहीं होता है, बढ़ता है बच्चे, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन सभी बच्चों को जो मोदी जी के जीतने पे कर रहे थे। मोदी जी जीत गए होंगे शायद, पता नहीं भाई, मैं तो क्लास ले रही हूँ, मुझे पता नहीं है इलेक्शंस का, बाहर जाऊंगी तो मुझे पता चलेगा कि इलेक्शंस में कौन हो गया। जी बच्चे, क्या इलेक्शन के रिजल्ट आ गए क्या अभी? जी बच्चे, तो सही आंसर क्या है, एंजाइम्स मूलतः क्या होते हैं, एंजाइम्स मूलतः होते हैं प्रोटीन होते हैं, ठीक है, एक्चुअल में वो होते हैं प्रोटीन। जी, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डाउन सिंड्रोम इज, जी डाउन सिंड्रोम एक तरह की बीमारी होती है, जेनेटिकल बीमारी होती है, तो पूछा गया है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक्चुअल में कितने होते हैं, क्योंकि नॉर्मली तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 46 होते हैं। तो आपसे पूछा गया है जो डाउन सिंड्रोम है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने मिलेंगे, 46, 47, 48 या 49? जी बच्ची, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलेंगे? नेवी के, हाँ 2-4 क्वेश्चंस आते हैं बच्चे करंट अफेयर्स के। जी, अब यहाँ पे है ना कमेंट सेक्शन भर जाएगा डिफरेंसेस के अंदर, मोदी जी या फिर राहुल गांधी जी है ना, इन सब के अंदर बढ़ जाएगा। सही है, 46 जी बच्चे, 46 तो नॉर्मल होते हैं, डाउन सिंड्रोम है ये एक तरह की बीमारी है, जेनेटिकल बीमारी है, और इसमें क्या होता है, एक जो क्रोमोसोम है वो एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। जो हमारे अलग अलग पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, कितने पेयर्स होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, करेक्ट। तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर हर एक पेयर के अंदर 2-2 क्रोमोसोम मिलेंगे, लेकिन जो अपना, ठीक है, लेकिन जो अपना 21वां क्रोमोसोम होता है 21, वो डाउन सिंड्रोम के अंदर, उसके अंदर मिलते हैं हमें 3 क्रोमोसोम मिलते हैं। उसके अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 3 होते हैं, जिसके वजह से डाउन सिंड्रोम के अंदर हमें 47 क्रोमोसोम्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, बीसीजी वैक्सीन इज यूज्ड अगेंस्ट, बीसीजी वैक्सीन का उपयोग किसके विरुद्ध किया जाता है, टीबी के विरुद्ध, लेप्रोसी के विरुद्ध, फूड पॉइजनिंग के विरुद्ध या जॉन्डिस के विरुद्ध? जी बच्चे, बीसीजी वैक्सीन का प्रयोग किसके अगेंस्ट करेंगे हम, जल्दी से बताइए जी। जल्दी से बताइए, बीसीजी वैक्सीन का उपयोग हम किसके विरुद्ध करेंगे? और क्लास को लाइक जरूर कर दिया जाए और उसके साथ में क्लास को शेयर जरूर कर दे। जल्दी से जल्दी बच्चे, सभी के सभी बच्चे क्लास को शेयर भी करें और उसके साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो सही आंसर क्या है, टीबी, टीबी के अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं जी बच्चे बीसीजी वैक्सीन। चलिए, तो आज का आखिरी क्वेश्चन, आज का साइंस का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग लेइंग मैमल। एग लेइंग मैमल हमने पढ़ रखा है, कई बार पढ़ लिया, प्लाइटपस है, ठीक है, प्लाइटपस, ठीक है, प्लाइटपस है जो कि हमने कई बार पढ़ लिया है। ये क्या होता है, एक एग लेइंग मैमल होता है। चलिए, तो आज के क्वेश्चंस की बस यहीं समाप्ति करते हैं, आज के जीके और साइंस के क्वेश्चंस बस यहीं पे ही हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा और उसके साथ में जो बच्चे हमसे नए नए जुड़ते जा रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए यार, क्योंकि चैनल्स के सब्सक्राइब करने की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आज मैं समझ सकती हूँ कि बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाए क्योंकि नेट के अंदर कईयों की दिक्कत हो रही है। कई बच्चे बोल रहे हैं कि मैडम क्या बोलते हैं, इलेक्शंस चल रहे हैं तो इस इलेक्शंस की वजह से बच्चे बिजी हुए पड़े। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि रिजल्ट आ रहा है, कोई बात नहीं, समझ सकती हूँ, बट कोशिश करना कि जी बच्चे जो बच्चे नहीं देख पाए हैं या आधी अधूरी देखी है वो पूरी वीडियो देख ले, ठीक है। और बाकी ये हमारा एक चाणक्य विद्यापीठ नाम से बच्चे चैनल है, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे आपको सारे नोट्स और सारे PDF अवेलेबल होंगे, ठीक है।
ओके, थैंक यू सो मच। और बस बच्चों से यही गुजारिश है कि क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया जाए, और जो जो बच्चे देख रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया जाए। और सभी बच्चों से गुजारिश है यार कि बच्चे क्लास को शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि क्लास के व्यूज़ इतने अभी नहीं जा रहे हैं जितने जाने चाहिए। तो बच्चे, सभी बच्चों से गुजारिश है कि क्लास को शेयर भी कर दिया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये क्लास पहुँच सके। ठीक है जी बच्चे। हाँ बच्चे, नॉर्मल 46 ही होएगा, लेकिन डाउन सिंड्रोम में हो जाता है 47। ठीक है, नॉर्मल 46 होता है क्योंकि अपने 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। 23 पेयर यानी कि 23 गुना 2 यानी कि 46 होएगा। ठीक है जी बच्चे। चलो, तो अब बस यहीं पे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, एंड उम्मीद करती हूँ आपका दिन अच्छा जाए। और फिर हम दोबारा मिलेंगे 4 बजे की क्लास में। 4 बजे की हमारा आखिरी मॉक टेस्ट होएगा आज का। सो मिलते हैं 4 बजे की क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, एंड कीप मेकिंग नोट्स, कीप रिवाइजिंग देम, और कोई भी दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, सो बस इसी तरीके से क्लास लेते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।